Now we are live. नमस्कार, अपना रायसेन परिवार के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। आखिर क्या है अपना रायसेन परिवार? अपना रायसेन परिवार पिछड़े को आगे लेकर आता है, चाहे वो पिछड़ा कोई व्यक्ति हो या कोई ऐतिहासिक धरोहर। अपना रायसेन परिवार पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। शुरुआत में हमने रायसेन किले को लोगों तक और लोगों को रायसेन किले तक पहुंचाया और इसकी शौर्य गाथाओं को लोगों को अवगत कराया। वर्तमान में अपना रायसेन परिवार जिले के सभी ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजकर उसके संरक्षण व संवर्धन हेतु कार्य कर रहा है। आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ रायसेन शहर के जाने माने पत्रकार व जिला रायसेन पर्यटन समिति के सदस्य श्री अंबुज महेश्वरी जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है अंबुज भैया। प्रतीक जी नमस्कार। हम आपसे जानेंगे रायसेन जिले के जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनके विषय में कि आखिर वो अभी क्या स्थिति में है और उसकी कैसी उसका ऐतिहासिक महत्व रहा है। जी प्रतीक जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि अपना रायसेन के माध्यम से आप लगातार रायसेन जिले की पुरा संपदा के पर काम करते हैं और रायसेन दुर्ग पर आपने और आपकी टीम ने जो काम किया है वो सराहनीय है। चूंकि आप सभी पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मैं भी विगत कई सालों से जिले की पर्यटन संवर्धन समिति में सदस्य के तौर पर काम कर रहा हूं, तो शुरुआत चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं, रायसेन जिला ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा परिपूर्ण है और विंध्याचल पर्वतमाला के बीचों बीच ये जिला विश्व भर में पहचाना जाता है। रायसेन जिले में 2 विश्व धरोहर सांची और भीमबेटका होने का हमें गौरव प्राप्त है। हम केवल 2 विश्व धरोहर सांची और भीमबेटका तक सीमित नहीं रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कभी बात धर्म की आती है, जब कभी बात इतिहास की आती है, जब कभी बात अध्यात्म की आती है, जब बात संस्कृति की आती है, तो हमें इस बात का गर्व होता है कि रायसेन जिला इन सभी बातों पर हमारा और हम सभी के जिले का नेतृत्व करता है। जब बात हम संस्कृति की करते हैं, जब बात हम पुरातत्व की करते हैं, जब हम बात इतिहास की करते हैं, तो हम सभी जानते हैं मानव जाति के विकास की शुरुआत आदि मानवों से हुई। आदि मानवों का जो कल्चर है वो किस तरह का होता था, आदि मानवों का जीवन यापन किस तरह से वे करते थे, आदि मानव किस तरह से किस शैली में रहा करते थे, और आज उसी बात का प्रमाण है कि हमारे बीच में भीमबेटका जैसी जगह पूरे विश्व में सिर्फ इस बात के लिए पहचानी जाती है कि वह आदि मानवों की आश्रय स्थली रही है। मैं नमन करता हूं डॉक्टर विष्णुदत्त वाकड़कर जी को, जिन्होंने उनके भागीरथी प्रयासों से यह विश्व धरोहर हम सभी के सामने आई। विष्णुदत्त वाकड़कर जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनकी बनाई टीम आज भी रायसेन जिले में काम कर रही है। प्रतीक जी मैं आपको बताऊं, डॉक्टर नारायण व्यास जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुरातत्वविद हैं। उन्होंने डॉक्टर वाकड़कर जी के साथ काम किया है। हम सभी को गौरव होता है इस बात का, गर्वित महसूस करते हैं हम कि डॉक्टर नारायण व्यास जी आज भी लगभग 70 वर्ष से अधिक की उनकी आयु है, उसके बावजूद वे पूरी ताकत से रायसेन जिले के लिए काम करते हैं। अब मैं रायसेन जिले के अगर टूरिज्म की और हिस्ट्री की अगर आपसे बात करूं, तो कई बार प्रतीक जी एक सवाल हमेशा आता है कि रायसेन जिले का पर्यटन और इतिहास कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म होता है। निश्चित रूप से हम बहुत समृद्ध होने के बाद भी इस बात को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितनी अधिक समृद्धता हमारे पास पर्यटन में और पुरातत्व में है, शायद वह स्थान अभी हमें नहीं मिला है। रायसेन जिला मुख्यालय पर जी, मैं यही, मेरे दर्शक यही जानना चाहते हैं
कि इतने समृद्ध रायसेन जिला होने के बाद भी आखिर कहाँ हम पिछड़ रहे हैं? क्यों इसको रायसेन को इतनी पहचान नहीं मिल पाई है विश्व पटल पर, भारत के पर्यटन नक्शे पर? आखिर कहाँ हम पिछड़ रहे हैं, ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, बात जब आप रायसेन जिला मुख्यालय की करते हैं तो रायसेन जिला मुख्यालय पर एक अजय दुर्ग नजर आता है। आज भी आसमान में अपना मस्तक ऊंचा करके यह दुर्ग जो खड़ा है, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि रायसेन के इस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है। जिस किले पर 14 मुगल आक्रमण हुए, लेकिन उस किले को कोई जीत नहीं पाया। देश के गिनती के अजय दुर्ग होंगे, उन अजय दुर्ग में रायसेन का किला शामिल है। लेकिन यह विसंगति है कि इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे पास इतिहास का है, जिसपे रानी पद्मावती के जौहर की गाथा है, जहां राजा पूरनमल का इतिहास जुड़ा हुआ है। यह सब कुछ होने के बावजूद हम कहीं ना कहीं इसे उस स्तर पर सामने नहीं ला पाए हैं जहां पर इसे होना चाहिए था। रायसेन किले की बात अगर आप करें तो कई सारी किंवदंतियां भी यहां जुड़ी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, रायसेन किला सुरक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, इतनी ऊंचाई पर किला होने के बावजूद भी कभी भी इस किले की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा पाया। इस किले की रूप वाटर हार्वेस्टिंग पर जब आप बात करेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रायसेन किले पर 4 बड़े तालाब और 84 छोटे छोटे बुर्ज, जिनको देसी भाषा में टांका कहा जाता है, ये सभी किले पर स्थित हैं। और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का इतना नायाब उदाहरण रायसेन का किला है कि वर्ष भर में पानी की कभी वहां कमी नहीं आती थी, क्योंकि बारिश में होने वाले पानी को इतने अच्छे तरीके से किला अपनी भवन, अपनी इमारतों से खुद सहेज लेता था। आज भी वहां पर कई कुंड ऐसे हैं जिसमें पानी का उपयोग वर्ष भर होता है, लेकिन समय के साथ रायसेन किले को जो पहचान मिलना चाहिए थी, संभवतः वह पहचान मिल नहीं सकी। इसके लिए मुझे लगता है हर स्तर पर कमी रही है, लेकिन टीम अपना जो है आपकी अपना रायसेन, इसने कई बार प्रयास किए हैं और मैं देख रहा हूं कई सालों से बहुत प्रसन्नता होती है इस बात को देखकर कि रायसेन किले के पद्मावती, रानी पद्मावती के जौहर को जिस तरह से आप लोगों ने उस यश गाथा को पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया। और उस दिन अभी जब 6 मई की ही बात है, 6 मई को जब उस यश गाथा को आपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो गजब था। मतलब आप लोगों का वह प्रयास पूरी दुनिया को यह बताने वाला था कि रायसेन के किले पर एक ये महारानी की शौर्य गाथा भी, राणा सांगा की बेटी के बलिदान की, जौहर की कहानी भी जुड़ी हुई है। लेकिन अफसोस है कि फिर भी हम रायसेन किले को लेकर अभी उस तरह से समृद्ध नहीं हो पाए हैं, उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं जितना ये होना चाहिए था। अब बात आती है कि हम कहां कमी रह गई और क्या होना चाहिए। तो प्रतीक जी, मुझे लगता है सबसे पहले रायसेन किले पर जो अप्रोच का प्रॉब्लम है, लोगों की वहां पर सहजता से पहुंच नहीं है, सुगम रास्ता नहीं है। अगर रास्ता है तो वहां पर किले का इतिहास बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम लोगों ने पहले प्रयास किया है और देश के पर्यटन मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी से भी इस बारे में आग्रह किया है। अभी उनका पिछली बार जब सांची दौरा था तो जिले की तरफ से हम लोगों ने उन्हें एक ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वह न केवल रायसेन आएंगे बल्कि वह खुद किले का भ्रमण करेंगे। लेकिन अभी बीते 3 महीने से ये लॉकडाउन की परिस्थितियां रही हैं, जब परिस्थितियां सुधरेंगी तो आप लोगों ने भी एक ज्ञापन दिया था। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि किसी एक दिशा में सार्थक होती हुई नजर आएंगी। अब इसके बाद प्रतीक जी आप कुछ कहते हैं। एक बात और सामने आती है, जो आपने बताया दुर्गावती का जौहर, जो इतिहास की एक और बात सामने आती है कि जो दुर्गावती जो थी, लोग उसको जो जबलपुर वाली दुर्गावती है उससे कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ जो दुर्गावती का जौहर जो रायसेन किले पर हुआ था, उसको जबलपुर वाली दुर्गावती से कनेक्ट कर रहे थे। तो इसको माफी कैसा मैं गलती से पद्मावती बोल गया था, बिल्कुल सही कहा आपने। दुर्गावती, तो रानी दुर्गावती को लेकर जो एक संशय की स्थिति बनी थी कि वह जबलपुर वाली रानी दुर्गावती है, तो ये बात लोगों को बहुत स्पष्ट नहीं है। ये राणा सांगा की बेटी, यह राणा सांगा की बेटी दुर्गावती थी, जिनका विवाह रायसेन के राजा रायसिंह से हुआ था। और यहां रायसेन के राजा से विवाह होकर
वह यहाँ पर थी, और जब यहाँ पर हमले की स्थिति बनी थी और जब ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि किले पर संभवतः अनाज भी बहुत कम था, सेना भी कम थी और राजा भी कैद कर लिए गए थे मुगल शासक द्वारा, तो उस परिस्थिति में रानी ने अपनी सभी पूरी जो यहाँ पर सैनिक थे उन सभी के परिजनों से, उन महिलाओं से इस बात का आग्रह किया कि हम घुटने ना टेक कर हमें इस युद्ध का सामना करना चाहिए और हमें भले ही अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए, लेकिन इनके सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए। और शायद वही यश गाथा हम सभी के सामने इस तरह से सामने आई है, लेकिन लोगों को बहुत कम इसके बारे में जानकारी थी। जो पिछले कुछ वर्षों से आप लोग लगातार एक कैंपेनिंग चलाकर लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि रायसेन के इस इतिहास को आपने जो विश्व स्तर तक पहुंचाया है, शायद इसी का परिणाम है कि देश के कई ख्यातनाम राजनीतिक लोगों ने और कई बड़े इतिहासकारों ने अभी 6 मई को बलिदान दिवस पर अपने ट्विटर पर और फेसबुक पर रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी बहादुरी को नमन किया था। प्रतीक जी, मैं आपको बताऊं, रायसेन के जो टूरिज्म है ये सिर्फ रायसेन लोकल शहर में ना आकर सीमित हो जाता है, बल्कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा जिला है। आप देखेंगे रायसेन जिले में नर्मदा नदी के तट पर क्रिटेशियस युग के ट्राइटेनोसाइरस डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हैं। उदयपुरा के पास एक सिद्धनाथ घाट है, यहाँ पर क्रिटेशियस युग के ट्राइटेनोसाइरस और इस डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, उन जीवाश्म की मार्किंग हुई है। इसके बाद अगर आप मानव सभ्यता के उद्भव और विकास की अगर बात करेंगे तो अफ्रीका के ओल्डविन कल्चर जैसा कल्चर रायसेन के पास टिकोदा और डाम डोंगरी में मिलता है। निश्चित रूप से ये हम सभी को बहुत गर्व की अनुभूति कराने वाला होता है कि जहां पूरी दुनिया में इस बात की रिसर्च चल रही हो कि सबसे पहले मानव सभ्यता कहां विकसित हुई, मानव जाति का जब प्रादुर्भाव हुआ तो फिर उसके बाद में किस तरह से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ी, तो उसकी एक कड़ी भी हमारे रायसेन के पास नक्तरा के आगे टिकोदा में और डाम डोंगरी में जाकर जुड़ती है। जब बात बौद्ध कल्चर की आती है, बुद्ध धर्म की आती है, तो किसी से नहीं छिपा कि रायसेन में सांची विश्व धरोहर है। आज भी सांची में विश्व से सबसे ज्यादा अगर आप बात करिए, हमारे मध्य प्रदेश में अगर कहीं बुद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं तो वह सांची आते हैं। और वर्ष में एक बार, तो आप सभी को पता है, नवंबर के अंतिम सप्ताह में, ये बात हालांकि बहुत अधिक लोगों को मालूम है लेकिन उसके पीछे की विशेषता लोगों को नहीं मालूम है कि नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में सांची में एक मेला आयोजित होता है। यह मेले की क्या खासियत है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में शनिवार और रविवार को एक सांची में अंतरराष्ट्रीय मेला आयोजित होता है। इसमें श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, जापान, हांगकांग, चीन, इन सब बुद्धिस्ट कंट्री के साथ साथ और भी अन्य कई देशों से अनुयायी बड़ी संख्या में आते हैं। शनिवार और रविवार को जो वहां चैत्यगिरी विहार है उसके नीचे सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई हैं। ये सारीपुत्र और महामोगलायन भगवान बुद्ध के शिष्य थे और इनकी पवित्र अस्थियां 1920 में खुदाई के दौरान मिली थी और उसके बाद इनको इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिया गया था और बाद में ये भारत आई। अब सबसे बड़ी बात आती है सांची। जब बुद्ध धर्म की बात होती है और स्तूपा की बात होती है तो सारी चीजें और सारा विकास सिर्फ सांची तक केंद्रित होकर रह जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सांची के ही समकालीन स्तूप सतधारा में भी हैं। उसी दौर के स्तूप सतधारा में हैं, लेकिन आज सतधारा में निश्चित रूप से विकास नहीं हुआ है। सतधारा के अलावा अगर आप बात करें सुनारी की, सुनारी में भी स्तूप है। तो इस तरह से एक बुद्धिस्ट सर्किट बनने की जरूरत है। हालांकि समय के साथ कई बार ये बात आती है कि बुद्ध सर्किट बनेगा, उस बुद्ध सर्किट को पूरी तरह से कनेक्ट किया जाएगा, बौद्ध धर्मावलंबियों को यहाँ पर आकर्षित किया जाएगा, पर जमीनी धरातल पर मुझे लगता है कि अभी सरकारों की तरफ से कोई बहुत बड़े कदम नहीं उठ पाए हैं। जी अंबुज प्रतीक, आपका ध्यान अभी एक महत्वपूर्ण विषय पे और ले जाना चाहूंगा। अगर आप गूगल पर सिर्फ द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया लिखेंगे
तो द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया लिखते ही आपको रायसेन लिखा दिखाई देगा। वास्तव में यह आश्चर्य का भाव आता है जब आप गूगल पर जाकर लिखते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, तो द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया लिख देने भर से रायसेन आ जाता है। जी हाँ, रायसेन जिले के देवरी में गोरखपुर के पास जो मोगा डैम है, मोगा डैम से लगी एक 83 किलोमीटर लंबी दीवार, 83 किलोमीटर लंबी दीवार, इसको पुरातत्वविदों की टीम, मीडिया और भी प्रशासन की टीम भी जाकर देख चुकी है। हालांकि बीच बीच में कई जगह यह दीवार जो है टूट गई है, लेकिन उस समय कल्चुरी शासक जब हुआ करते थे तो उस दौर में अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यह दीवार बनाई गई थी। और आज भारतवर्ष में इससे बड़ी दीवार कहीं नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है ये इस बात का कि आज उस दीवार को अपना अस्तित्व बचाने के लिए सिर्फ सब तरफ देखना पड़ रहा है, लेकिन अभी इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई है। शैल चित्रों की अगर बात आप करें प्रतीक, बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आप रायसेन को शैल चित्रों के मामले में वैश्विक राजधानी करार दे दें। तो यह बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूं। जी जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? शैल चित्रों के मामले में अगर आप रायसेन को पूरे विश्व की राजधानी कहें, रायसेन जिले को, तो मैं ये मानता हूं ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इस बात का आधार और प्रमाण हमारे पास है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा 4 वर्ष पूर्व रायसेन के जिलाधीश श्री लोकेश जाटव थे, तो उन्होंने एक प्रयास शुरू किया था। जब उन्हें जिला पर्यटन एवं संवर्धन समिति की बैठक में इस बात का पता चला कि रायसेन जिले में बड़ी संख्या में शैल चित्र हैं, तो उन्होंने एक प्रयास शुरू किया कि रायसेन जिले में उन साइट्स को चिन्हित किया जाए जहां पर रॉक पेंटिंग्स होंगी और वह किस समय की हैं, किस काल की हैं, किस रंग की हैं, उनकी क्या खासियत है, उन पेंटिंग्स के माध्यम से किस तरह का कल्चर समझ में आता है और मानव जाति का विकास कैसे कैसे दिखता है। इसके लिए लोकेश जी ने एक चरणबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम तैयार किया और उसमें सभी इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया गया और ग्रामीणों के माध्यम से जब वो साइट चिन्हित हुई तो 3 चरणों में इस कार्यक्रम को बनाया गया। पहला चरण जब पूरा हुआ, उस चरण में 18 टीमें रायसेन जिले की अलग अलग जगहों पर गई थी और उन्होंने इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन किया था। देखिए मैं आपको बताता हूं। रायसेन शैल चित्रों की वैश्विक राजधानी, रायसेन ग्लोबल कैपिटल ऑफ रॉक शेल्टर एंड पेंटिंग्स। यह कार्य पुस्तिका रायसेन टूरिज्म प्रमोशन एंड काउंसिल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनवाया था और इसके पीछे उद्देश्य यह था कि रायसेन जिले के सभी सुरक्षित शैल चित्रों की गणना की जा सके। शैल चित्रों की गणना के साथ साथ उनके महत्व को जाना जा सके, किस गांव में है, रास्ता कैसे जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात शैल चित्र की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। जैसे मेरे पास जो ये फोल्डर है इसमें मैं आपको बताता हूं, ये उर्देन गांव की है। उर्देन जो है नांद ग्राम पंचायत में आता है और विकासखंड सांची और रायसेन है। इसमें शैल चित्र में वर्णन किए गए दृश्य वस्तु वन किस तरह के शैल चित्र नजर आते हैं। हाथी, बारहसिंगा, हिरण, घोड़ा, भालू, सुअर, धनुष बाण, चलता हुआ आदमी। कुल मिला के कहने का आशय यह है कि इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन को करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप सभी पाठकों को सुनकर, श्रोताओं को सुनकर आश्चर्य होगा, पहले चरण में भीमबेटका से हटकर, क्योंकि भीमबेटका अपने आप में एक बहुत बड़ी साइट थी, भीमबेटका से हटकर लगभग 4754 अलग अलग पेंटिंग्स को 18 टीमों ने काउंट कर लिया था। दूसरा चरण भी निर्धारित था, उसके बाद तीसरा चरण भी निर्धारित था और इन तीनों चरणों को मिलाकर एक सीरीज बनाने की भी तैयारी थी। लेकिन अफसोस के फिर लोकेश जी जिले में कंटिन्यू नहीं रहे और उनका तबादला हो गया। तो इस तरह की कई साइट्स हमारे पास हैं। ध्यान की बात अगर मैं करूं, पूरी दुनिया में अपने ध्यान से पहचाने जाने वाले आचार्य रजनीश का जन्म भी रायसेन जिले में हुआ है, कुचवाड़ा में। अगर आप बात करें देश की आजादी में योगदान देने वाली बात की, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा
कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन भोपाल रियासत को तब भी आजादी नहीं मिली थी। भोपाल रियासत का अपना अलग प्रधानमंत्री था और उस रियासत में ही रायसेन आता था, और उस भोपाल रियासत का भारत में विलय करने के लिए एक विलीनीकरण आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और उस विलीनीकरण आंदोलन में 14 जनवरी 1949 को नर्मदा नदी के बोराज घाट जो उदयपुरा में स्थित है, जब वहां पर हमारे कई उस समय के नौजवान साथी हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम गाते हुए जा रहे थे, तो उन लोगों को थानेदार जफर अली खान ने गोलियों से मार दिया था। और विलीनीकरण की वो आग पूरे देश में फैली थी। और उसके बाद 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत में हुआ था। तो मेरा कहने का आशय आपसे यह है प्रतीक जी कि रायसेन जिले का योगदान हर क्षेत्र में हर तरह से रहा है, हर भूमिका में रायसेन अग्रणी रहा है। लेकिन जब बात पर्यटन और पुरातत्व की आती है, जब बात इतिहास की आती है, जब बात संरक्षण की और संवर्धन की आती है, जब बात आगे बढ़ने की आती है, जब बात लोगों को इससे जोड़ने की और इसे जोड़कर लोगों को रोजगार मुहैया कराने की आती है, और जब बात लोगों को अपनी संस्कृति से परिचित कराने की आती है, उनको अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के बारे में बताने की आती है, तो शायद कहीं हमारे प्रयासों में कमी है, या हम ये कहें कि दस्तावेजीकरण शायद सही नहीं हो पाया है, या सारी चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। उन सारी कमियों में आप और आपकी टीम और हमारे पास पुरातत्व के मामले में भीष्म पितामह जैसे नारायण व्यास जी हैं, जो हम सभी का नेतृत्व करते हुए आगे चल रहे हैं। आप सब में और हम सब में ऊर्जा का प्रवाह दे रहे हैं, ऊर्जा हम सभी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपने जो नवाचार किया है, लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराने का, लोगों को अपनी पुरातत्व संपदा के बारे में बताने का, और उनको संरक्षित करने के साथ साथ उनको किस तरह से हम संवर्धित करके आगे बढ़ा सकते हैं, तो यह आपका प्रयास सराहनीय है और इसके लिए मैं आपको बहुत सारा साधुवाद देता हूं। जी अंबुज भैया, मेरा एक प्रश्न है, क्या हम जो अपने आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं, जो माननीय कलेक्टर लोकेश जाटव जी ने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाया था रायसेन जिले के सभी शैल क्षेत्रों का, क्या उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम तैयार कर सकते हैं जिससे पर्यटकों को हम आकर्षित कर सकें? भीमबेटका एक विश्व प्रसिद्ध स्थल बन चुका है, क्या हम इनको भी लोग पर्यटकों की नजर में ला सकते हैं, जो अपनी छोटी छोटी साइट्स हैं शैल चित्रों की रॉक पेंटिंग्स? प्रतीक जी, ये सारे दस्तावेज और यह सारी साइट्स और यह सारी जानकारी आप सभी की शुभकामनाओं से मेरे पास सुरक्षित हैं, और मैं ये कहूं अगर ये मेरे पास सुरक्षित हैं तो शायद ये अहम की परिधि में आएगा। हम सभी के पास सुरक्षित है और ये आप लोगों के उपयोग के लिए, हम लोगों के उपयोग के लिए सर्वाधिकार सुरक्षित रखते हुए मैंने रखी हुई है। आप इनको जब चाहें, जैसे चाहें, जिस फॉर्मेट में चाहें प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद। और रायसेन जिले में एक हम लोग सुनते आए हैं कि जो विलीनीकरण आंदोलन हुआ था उसका केंद्र जो आपने बोरास बताया, उदयपुरा तहसील का बोरास, जिसमें गोलीकांड हुआ था, उसको मध्य प्रदेश का जलियनवाला बाग के नाम से भी हम जानते हैं। आप लोगों ने उस दिन ट्विटर पे हमने देखा जो ट्रेंड जिस तरह से किया था कि मध्य प्रदेश का भी एक जलियांवाला कांड है, और इसमें भी आवाज को किस तरह से दबाया गया था, और जब ये आवाज को दबाया गया था तो किस तरह से हमारे लोगों ने हुंकार भरी थी और किस तरह से नवाब को अपना शासन छोड़कर जाना पड़ा था। तो उस समय के भी कुछ दस्तावेज और संभवतः मेरे पास वो चित्र भी है, जो सभी साथी उसमें जब हाथों में तिरंगा थामे हुए थे और गोलियां लगती जा रही थी, लेकिन उन लोगों ने तिरंगा हाथ से नहीं छोड़ा था। तो वो तिरंगा जो खून से सना हुआ था, वो बताते हैं कि एक मालानी जी उदयपुरा में जो है उनके पास है संभवतः, लेकिन कई बार उनसे बात करने का प्रयास किया, हो नहीं सकी, लेकिन उसका भी एक छाया चित्र है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों को भी लेकर विलीनीकरण पर भी एक लगातार कोई नया कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, ताकि हमारे देश की इस भावी पीढ़ी को ये बात पता चले कि जितने सुरक्षा के साथ आज हम जीवन यापन कर रहे हैं और जितना अच्छा माहौल हमको मिला है, इस सब के पीछे हमारे अमर बलिदानियों के बहुत बड़े त्याग रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, और उनके उन प्राणों को त्यागने के कारण, उनके
उस अमर बलिदान के कारण, उनके शहीद होने के कारण ही आज हम सभी इस स्वच्छंद वातावरण में निर्भीक तरीके से रह पा रहे हैं। जी, निश्चित रूप से हम उन वीर शहीदों की बलिदान की वजह से ही 1 जून 1949 को हम आजाद हो पाए। अंबुज भैया, रायसेन जिले में आशापुरी के मंदिर हैं, वो भी कहीं न कहीं ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। उनके विषय में आप बताना। प्रतीक, मैं आपको बताना चाहूंगा, गौहरगंज तहसील के गौहरगंज ब्लॉक में आशापुरी आता है और आशापुरी में तालाब किनारे एक बार जब श्री अशोक शाह साहब जब मध्य प्रदेश के पुरातत्व आयुक्त थे और चूंकि वह रायसेन के कलेक्टर भी रहे हैं वर्ष 2000 में, तो श्री अशोक शाह जी द्वारा वो साइट देखी हुई थी और उन्हें इस बात का आभास था कि वहां पर कुछ मंदिर निकल सकते हैं। चूंकि वह एक नदी, डैम की नदी आई हुई है वहां पर, उस नदी के किनारे जगह बनी हुई थी और उन्होंने वर्ष 2011-12 में जब वहां पर पुरातत्व आयुक्त रहते उत्खनन कार्य कराया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, 26 मंदिरों की श्रृंखला वहां पर शुरुआत के ही उत्खनन कार्य में निकल चुकी थी। उस समय मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी थे और लक्ष्मीकांत शर्मा जी के उन प्रयासों को नहीं भुलाना चाहिए कि उन्होंने मंत्री रहते सरकार से अड़कर वहां पर भगवान भूतेश्वर का, भगवान महादेव का एक मंदिर निकला था और उस समय के उन मंदिरों की श्रृंखला को न केवल सामने लाए थे, बल्कि लक्ष्मीकांत जी ने उन मंदिरों को फिर से उसी स्ट्रक्चर में खड़ा करवाने के लिए पूरी एक कार्य योजना भी तैयार कर ली थी। और प्रतीक, मैं आपको बताऊं, वहां पर लगभग 2400 मूर्तियां, अलग अलग 2400 छोटी बड़ी मूर्तियां भी निकली थी, जिनको पहले कई सालों तक खुले मैदान में संरक्षित किया गया, फिर उसमें से कुछ पाषाण थे इसलिए उनको अलग किया गया, लेकिन बहुत अच्छी लगभग 350 से 400 मूर्तियों को संग्रहालय में और वहां पर फेंस करके अभी शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि आशापुरी भी बहुत उम्मीद भरी निगाहों से, बहुत आशा भरी निगाहों से मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ देख रही है कि आशापुरी के दिन फिरेंगे और उस समय के मंदिर निर्माण की जो श्रृंखला, मंदिरों को किस तरह से बनाया जाता था, मंदिरों की वास्तुकला क्या होती थी, उस दौर के मंदिरों को, लगभग 3री-4थी शताब्दी के वह मंदिर हैं, उस दौर के उन मंदिरों की कलाकृति को फिर से लोगों को देखने का अवसर मिलेगा और वहां पर कुछ डेवलपमेंट्स के कार्य होंगे। प्रतीक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद प्रतीक तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। जी जी, आ रही है। आशापुरी के बारे में आपने पूछा था। जी, आशापुरी कहाँ पिछड़ रहा है कि लोगों तक वो जानकारी नहीं मिल पा रही है आशापुरी के बारे में। लोग नहीं जानते आशापुरी के मंदिर कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में हैं, आखिर पर्यटक उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? देखिए प्रतीक, मैं आपको बताऊं, आशापुरी के बारे में आपका ये कहना कि लोगों तक उस बात की जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और अगर आप बात करते हैं जब गौहरगंज, अब्दुल्लागंज, उमरावगंज और मंडीदीप और फिर सटी हुई राजधानी से जुड़े हुए लोगों की, तो कई लोग मॉर्निंग में साइकिलिंग करने के लिए आशापुरी जाते हैं, कई बार लोग वहां पर बारिश में घूमने के लिए आशापुरी जाते हैं, कई बार लोग परिवार के साथ वहां पर समय व्यतीत करने के लिए और इतिहास को समझने के लिए जाते हैं। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं कि जब बात इतिहास को समझने की और पुरातत्व को जानने की आती है, जब वहां की कलाकृति को, वहां के मंदिरों को समझने की बात आती है, तो शायद ये संख्या बहुत कम है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को ये बात नहीं पता है कि उनके पास क्या है, उनके क्षेत्र में वो संपदा जो है उसका क्या महत्व है, वो कितना महत्व रखाती है। और शायद ये हमारी विफलता है, पूरे सिस्टम की विफलता है कि हम पुरातत्व के मामले में इतना समृद्ध होने के बावजूद अपने ही पास जो चीज है, ना तो हम उनको सही तरीके से सहेज पा रहे हैं और ना ही उनके बारे में सही तरीके से लोगों को बता पा रहे हैं। मुझे लगता है आशापुरी पर एक ही किताब अभी तक लिखी गई है और वो भी संभवतः पूर्व कलेक्टर श्री अशोक शाह जी ने लिखी है। अगर इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो जिले में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आशापुरी को लेकर कोई लिटरेचर होगा। आपके और हमारे पास जो हम लोग कोशिश करते रहते हैं, अखबार के माध्यम से हम खबर लगाते रहते हैं, जैसे हम लोगों ने कई बार नौ दुनिया में, चूंकि मैं आप सभी जानते हैं नौ दुनिया में काम मैं करता हूं,
और मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है कि जिले के पर्यटन स्थलों को, पुरातत्व महत्व के स्थानों को पब्लिक के सामने लाना। तो जितना अधिकतम प्रयास व्यक्तिगत तौर पर हम और हमारा अखबार कर सकता है हमने किया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें सभी लोगों के प्रयास की आवश्यकता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रशासन को और जनप्रतिनिधि को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जब तक जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व नहीं होंगे, जनप्रतिनिधि रुचि नहीं दिखाएंगे और प्रशासन उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक ये सारी चीजें एक रोड भर अकेली बना देने से, आशापुरी को गौहरगंज और आशापुरी के बीच में एक सीमेंट कंक्रीट रोड भर बना देने से आप लोगों को नहीं जोड़ सकते, आप उसके इतिहास से लोगों को रूबरू नहीं करा सकते। इसके लिए आवश्यक है कि उसके बारे में व्यापक जानकारी लोगों तक हो, किस काल की है, किस दौर की है, किस जाति के लोग वहां हुआ करते थे, मंदिरों के निर्माण की किस तरह की श्रृंखला थी, किस तरह की वास्तुकला का उपयोग किया जाता था, किस तरह की मूर्तियां हैं, संभवतः ऐसी मूर्तियां भी वहां मिलेंगी जो पूरी देश में हो सकता है कि उस तरह की मूर्ति ना हो। तो ये सारी चीजें जब तक पब्लिक डोमेन पे नहीं आएंगी, लोगों को नहीं पता चलेंगी, तब तक लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हम और आप और अधिकारी और जनप्रतिनिधि जितनी भी बातें करते रहे, ये सिर्फ बातें बनकर रह जाएंगी और इन बातों को भूलने में बहुत समय नहीं लगता फिर। जी, जैसा कि हम सभी को पता है, सांची में भारत की पहली बौद्ध यूनिवर्सिटी है। अन्य देशों के छात्र, शोध के छात्र यहाँ पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्या उन तक हम अपने पर्यटन स्थल को पहुंचाएं और उनको अपने शोध में लाने के लिए आग्रह करें? प्रतीक, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। इन लोगों, चूंकि देश भर से लोग वहां आते हैं शोध करने के लिए, पीएचडी कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान एवं अध्ययन पर बात हो रही है, लेकिन अभी बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि अभी पिछले दिनों पूर्ववर्ती सरकार के समय एक कुछ अफसरों ने ऐसा तय किया या यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने ये तय किया, ये स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारतीय ज्ञान अध्ययन एवं बौद्ध पर आधारित जो शिक्षा वहां पर दी जाना थी, इन सबको हटाकर उदारवादी विज्ञान की शिक्षा वहां पर शुरू करने की तैयारी की जा चुकी है। देखिए, जब आप जिस ध्येय को रखकर उस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जहां आपको बात भारतीय ज्ञान की करना है, जहां आपको बात बौद्ध धर्म की, बौद्ध स्टडी की करना है, जहां आपको बात भारतीय अध्ययन की करना है, हिंदू संस्कृति की करना है, वहां अगर आप इन विषयों को हटाकर उदारवादी विज्ञान की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं मंशा भी समझ में आती है और जिस ध्येय को लेकर सांची यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, वह ध्येय भी खत्म होता नजर आता है। अब मैं आपके विषय पे आता हूं कि क्या हमें उन लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहिए। निश्चित रूप से पहुंचाना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रतीक मेरा यह मानना है कि उतना संख्या बल तो वहां हो। आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सांची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या अंडर 100 है। 100 से भी कम छात्र छात्रा वहां पढ़ाई करते हैं और वहां पर जो टोटल स्टाफ है पूरे यूनिवर्सिटी में, वो 150 लोगों से अधिक का है। 150 लोगों का जहां स्टाफ होगा, 100 से कम जहां पर स्टूडेंट्स होंगे, और इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, 150 लोगों में भी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या मात्र 15 है, तो 135 लोग। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये यूनिवर्सिटी तो एक तरह से कागजों में बस सिर्फ चीजों को सरकार चला रही है। सरकार कब तक चलाती है देखने लायक होगा, लेकिन जिस ध्येय को रखकर, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ या नहीं हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यूनिवर्सिटी किराए के भवन में चल रही है या नहीं चल रही है, महत्वपूर्ण यह है कि यूनिवर्सिटी का संचालन किस तरह से हो रहा है, विभाग उस पर कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है, या फिर उसको अगर ऐसा ही औपचारिक ढंग से चलाना है तो वहां ना तो स्टूडेंट्स हैं और ना उन स्टूडेंट्स तक उस जिले की आप जिन बातों को पहुंचा सकते हैं, वह सारी बातों से वह भी अनभिज्ञ बने हुए हैं। बाकी रायसेन जिले के अन्य जो स्थल जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहे हैं, जो छूट रहे हैं, उन पर प्रकाश डालिए। देखिए, मैं आपको शुरुआत करता हूं, अब चूंकि बहुत लंबा समय हो गया है बातचीत का, फिर भी मैं अब आपको यहां से शुरू करता हूं। भोपाल से जब हम शुरू करते हैं प्रतीक, तो जैसे ही आप भोपाल से रायसेन के एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आपने एक स्पॉट का नाम सुना है, महादेव पानी। गोपीसुर सतकुंडा के पास ये महादेव पानी स्थान है और एक
बड़ी से चट्टान के नीचे गुफा में भगवान भोलेनाथ विराजित हैं और ऊपर से जो झरना गिरता है उसकी भव्यता देखते ही बनती है। नैसर्गिक सुंदरता वहां की अद्भुत है। बारिश के मौसम में वहां पर जिस तरह से हजारों लोगों का क्राउड आता है, उनको तो वहां संभालना मुश्किल हो जाता है। उसी के पास जब आप गोपीसुर, सतकुंडा और उज्जैन उस क्षेत्र में जाते हैं तो वहां से शैल चित्रों की तस्वीर आपको मिलना शुरू हो जाती है। उससे थोड़ा सा आगे जैसे ही आप निकलते हैं तो रायसेन में आपको खरबई पे चिड़िया टोल मिलता है। चिड़िया टोल की सुंदरता, चिड़िया टोल की चट्टानें और चिड़िया टोल में अंदर पीछे पहाड़ी की तरफ शैल चित्रों का भारी खजाना है। चिड़िया टोल से जैसे ही आप रायसेन की तरफ आते हैं तो रतनपुर तक आके रतनपुर से चिकलोद के रोड पे अगर आप जाएंगे तो ग्राम पैनगवा है। आपको आश्चर्य होगा, पैनगवा में उस तरह की रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं जो जैसी कि भीमबेटका में पाई जाती है। और पैनगवा का भित्ति चित्र तो देखने लायक है। तो पैनगवा से अब आप अगर चिकलोद की तरफ निकल जाते हैं तो आप सुल्तानपुर कनेक्ट होंगे। और चिकलोद, अगर आप पैनगवा से रायसेन वापस आते हैं तो रायसेन में आपके पास 3 बड़ी साइट्स हैं। रायसेन का किला, राम छज्जा और सीता तलाई। मुस्लिम धर्मावलंबियों के हिसाब से रायसेन में दरगाह शरीफ है। और इसके बाद जब आप सांची रोड की तरफ जाते हैं, जो मुख्य मार्ग सांची रोड है, तो यहां से आपकी साइट से सबसे बड़ी साइट जो शुरू होती है वो है सांची। सांची से जब आप भोपाल की तरफ जाते हैं तो सतधारा है। सतधारा के पहले सुनारी है। और उसके बाद अगर आप जाएं तो मुरेल में भी आपको स्तूप मिलते हैं। इसके बाद अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको सभी जगह पर एक एक धार्मिक बड़ा स्थान भी मिलेगा। जैसे भोपाल से जब आप आते हैं तो कंकाली मंदिर है। रायसेन में जब आप आते हैं तो किले पे सोमेश्वर धाम है, जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। लेकिन साल में सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से केवल एक ही बार होते हैं, महाशिवरात्रि पर, क्योंकि साल भर ताला डला रहता है। सांची तरफ जब आप जाते हैं तो सांची में आपको ऊपर चैत्यगिरी विहार, भगवान बुद्ध का मंदिर है। लोग उसमें भी दर्शन करने जाते हैं। नीचे एक बड़ा संग्रहालय है जहां पर आपको उस समय खुदाई में जो सांची का जो उत्खनन हुआ था, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली थी, वह सभी वहां पर बहुत अच्छे से संरक्षित की गई हैं। और जब आप यहां से रायसेन से बरेली की तरफ NH12 पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर एक साइट मिलती है नीलगढ़। नीलगढ़ का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। नीलगढ़ एक मूलतः आदिवासी बाहुल्य गांव है। और इसको अगर मैं कहूं कि नीलगढ़ अनंत गंगोला जी के नाम का पर्याय है। मतलब अनंत गंगोला जी रायसेन में एक ऐसी हस्ती रहे जिन्होंने गांव गांव रहकर काम किया है। आजकल तो वह अजीत प्रेम जी की विप्रो कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं। लेकिन नीलगढ़ बनाने वाले अनंत गंगोला जी हैं। तो नीलगढ़ में भी आपको परमार काल, प्रत्याहार काल के मंदिर मिलते हैं। जो जमींदोज हैं उनके भी उत्खनन का काम हुआ है। बाड़ी में एक बहुत अद्भुत जगह प्रतीक मैं आपको बताना चाहूंगा, मृगेन्द्रनाथ की गुफा। पूरी चर्चा में ये जगह रह गई थी। मृगेन्द्रनाथ की गुफा बहुत ही अद्भुत है। अगर मैं इसको कहूं आदि मानवों का कॉलोनी सिस्टम, एक सकरी सी जगह से एक सकरी सी गुफा का रास्ता है। उसमें से जब आप नीचे अंदर जमीन में जाते हैं तो आपको जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा खुला मैदान मिलता है। कोई इसे पाताल लोक का रास्ता बताता है, कोई इसे आदि मानवों का कॉलोनाइजर सिस्टम कहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन के अंदर जाने के बाद बड़े बड़े खंबे वहां पर दिखाई देते हैं, पानी के कुंड दिखाई देते हैं। और अंधेरा इतना अधिक होता है कि बहुत आगे अगर चला जाए आदमी तो भटकने के भी चांसेस होते हैं। तो वहां से ऊपर एक रस्सी को बांधकर, रस्सी के दूसरे सिरे को लेकर टॉर्च के माध्यम से लोग अंदर जाते हैं। और अभी 2-3 किलोमीटर आगे तक तो लोग जा चुके हैं। लेकिन उसमें अभी लोगों को बहुत कुछ ये समझ में नहीं आया कि आगे क्या है। हालांकि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री रहते लक्ष्मीकांत शर्मा जी खुद वहां गए थे और उन्होंने उस पर काम भी किया था। और अभी हम लोगों ने नव दुनिया में एक खबर प्रकाशित की थी मृगन्नाथ की गुफा की। तो देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद जी ने भी उस जगह पर जाने की इच्छा जताई है। और मुझे लगता है आगे कभी उनका जब वहां प्रोग्राम बनेगा तो वो भी उधर जाएंगे। और जो बेहतर हो सकता है, हम लोग सभी आग्रह करेंगे कि उस जगह को, वो दुनिया का 8वां अजूबा भी अगर आप उसको कहें तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मैं उसके कुछ फोटोज आपको उपलब्ध कराऊंगा और फेसबुक पर भी मैंने उसको शेयर किया है। इसके बाद अगर आप जब बरेली से आगे जाते हैं तो बरेली और खरगोन के बीच में भी आपको विंध्याचल की पहाड़ी पर बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, बहुत सारी शैलचित्र मिलते हैं। आचार्य ओशो रजनीश का गांव कुचवाड़ा मिलता है, छीन का मंदिर मिलता है। और फिर जब आप उदयपुरा होते हुए पतई घाट तक पहुंचते हैं, सिद्धनाथ घाट पे,
तो वहां पर आपको डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं। तो कहने का आशय यह है कि रायसेन के पूरे डिस्ट्रिक्ट के पर्यटन के महत्व के और पुरातत्व के महत्व के इन दोनों स्थानों को अगर आप मिलाएंगे तो 3 अलग तरह के सर्किट आप बना सकते हैं, जिसमें व्यक्ति एक अलग अलग सर्किट को कवर करके पूरे जिले को भी घूम सकता है या अपनी चॉइस के आधार पर भी जगह पर पहुंच सकता है। हेलो। प्रतीक, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी, लगभग हमने पूरे पुरातत्व और पर्यटक स्थल कवर कर लिए हैं, पर अब रायसेन जिला इतना संपन्न जिला है पुरातत्व और पर्यटन के क्षेत्र में कि अपन 2-3 घंटे के लाइव में भी उसको पूरा कवर नहीं कर सकते। तो अंबुज भैया हमारे साथ उपस्थित थे। भैया अपने अखबार के माध्यम से सभी को रायसेन जिले के व अन्य मध्य प्रदेश के सभी पर्यटन और पुरातत्व स्थल तक लोगों को पहुंचाया है, और अन्य सेमिनार के माध्यमों से भी भैया ने पुरातत्व महत्व की जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। भैया हमारे साथ उपस्थित थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को प्रतीक, मैं एक अपील करना चाहूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से एक सोशल मीडिया पर, इस मंच पर मैंने पहली बार अपनी बात को रखा है। सामान्यतः मैं लिखने वाला आदमी हूँ, बोलता कम हूँ इस पे सोशल मीडिया पर, लेकिन आप लोगों ने जो अवसर दिया है, कोशिश रहेगी हम लगातार रूबरू हुए से। मेरी सबसे एक ही गुजारिश है, जो जिस तरह की पहल आप करते हैं, हर विषय में कहीं रायसेन के किले को आप लाते हैं, कहीं दूसरी पुरा संपदा को लाते हैं। मेरा कहना है कि ये पुरा संपदा, ये स्थान हमारा अभिमान है, हमारे जिले की पहचान है। तो हम सभी इस जिले के लोग जो भी सुन रहे हो, जो अभी देख रहे हो, जो बाद में देखेंगे, मेरा आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हम अपने जिले के जिस क्षेत्र में हम रहते हो या जिस क्षेत्र की जानकारी हमको सर्वाधिक हो, हम सोशल मीडिया पर कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े होंगे, इंस्टाग्राम पर जुड़े होंगे, ट्विटर पर जुड़े होंगे, व्हाट्सएप पर जुड़े होंगे, फेसबुक पर जुड़े होंगे, जिस जगह पर भी आप जुड़े हैं, हफ्ते में, महीने में, ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 महीने में एक बार ही सही अपने क्षेत्र की उस पुरा संपदा के बारे में कोई ना कोई बात लिखिए या कोई फोटो शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से लोग देख सकें जो प्रयास प्रतीक सनाटे, संजू सोनी और उनकी टीम करती है, जो भागीरथी प्रयास डॉक्टर नारायण व्यास जी करते हैं, जो छोटा मोटा प्रयास हम लोग कर पाते हैं। मेरा मानना है आप सब मिलके करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब रायसेन जिला विश्व में पहचान बनाने वाली बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि विश्व में तो हम पहले से पहचाने जाते हैं। हम इस बात के लिए पहचाने जाएंगे कि पुरातत्व के मामले में और पर्यटन के मामले में हमसे अधिक समृद्ध कोई नहीं है। तो मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूंगा, और साथ में कोरोना का संक्रमण काल अभी चल रहा है, खतरा अभी टला नहीं है। आप सबसे पुनः आग्रह है, बहुत आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, और अभी यह महीना और अगला महीना बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसका हम पूरी ताकत से सामना करें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपके माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपना रायसेन टीम और अंबुज भैया और नारायण व्यास सर के सहयोग से जितना भी संभव हो सकेगा रायसेन जिले को जिस तरह से पहचान मिलनी चाहिए उस तरह की पहचान दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतीक।